Hier wieder meine Weg. Weil jetzt mache ich es unmodern. Und wir. Was? Your image and likeness. Strike Terror Lord into the beast, now laying waste your image. To confront the dead, to depart from the servant of God. What is your daughter's middle name, Mr. ये बात है 15 जनवरी 1949 की, जब मैरीलैंड के एक घर में रात के वक्त पानी की बूंदें टपकने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ कुछ देर के लिए थी। इसके बाद दीवार पे लगी फ़ोटो भी अपने आप हिलने लगी और इसके साथ साथ ज़मीन को खुरचने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, जो बहुत ही क्लियर थी। इस रात से लेकर अगली सारी रातों को शाम 7 बजे से रात देर तक ये आवाज़ें जारी रहती थीं। शुरू में तो घर में मौजूद फैमिली मेम्बर्स को लगा कि ये शायद चूहों का काम है, जिसकी वजह से उन्होंने घर में चूहों को ख़त्म करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी रखवाईं। लेकिन इसके बावजूद भी इन आवाज़ों का सिलसिला ख़त्म ना हुआ और फिर फाइनली 10 दिनों के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गईं, जिससे फैमिली को लगा कि सारे चूहे मर चुके हैं। लेकिन घर में मौजूद 13 साल के बच्चे रोलैंड को अभी भी ये आवाज़ें सुनाई देती थीं और अगले 3 दिनों तक उस अकेले को ये आवाज़ें सुनाई देती रहीं। और फिर 3 दिनों के बाद पूरे घर को दोबारा से ये आवाज़ें सुनाई देने लगी और इस बार ये आवाज़ें सिर्फ रोलैंड के कमरे से ही सुनाई देती थीं। चीज़ें दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थीं। रोलैंड जब सोने जाता तो उसे अपने बेड के पास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी और ये बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कोई शूज़ पहनकर इसके बेड के पास चल कर आया हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोल्जर्स चलते हैं। ये सिलसिला 6 रातों तक जारी रहा और फिर छठी रात ज़मीन को खुरचने की आवाज़ें भी दोबारा से सुनाई देने लगीं। एक रात रोलैंड अपने कमरे में अपनी माँ के साथ मौजूद था जब इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुसलसल इनके बेड के पास चल रहा हो और ये आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बेड के पाँव वाली साइड से चलकर सर वाली साइड पे आया हो और फिर वापस पाँव वाली साइड पे गया हो। और ये हरकत तब तक जारी रही जब तक रोलैंड की माँ ने ये ना पूछा हो, इज़ दिस यू आंट, क्या ये तुम हो? असल में ये रोलैंड की खाला थी जो सेंट लुइस में रहा करती थी। इसकी मौत 26 जनवरी 1949 में हुई, यानी कि रोलैंड के घर में आवाज़ों का सिलसिला शुरू होने के तकरीबन 11 दिनों बाद। दरअसल रोलैंड की खाला को भूत प्रेत में काफ़ी इंटरेस्ट था और वो मरे हुए लोगों से बातें किया करती थी और अपनी खाला ही की वजह से रोलैंड को भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगा। और बात यहाँ तक आ पहुँची कि रोलैंड ने अपनी बर्थडे पे अपनी खाला को ऊर्जा बोर्ड गिफ्ट करने को कहा, लेकिन रोलैंड और इसकी खाला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो शैतान को बुलाने का दरवाज़ा खोल रहे हैं। रोलैंड की माँ लगातार पूछती रही, क्या ये तुम हो? लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया और फिर आखिर इसकी माँ ने कहा कि अगर ये तुम हो तो 3 बार नॉक करो। और इसके ये कहने की देर थी कि एक तेज़ हवा का झोंका आया और फर्श पे 3 बार नॉक किया गया। वो दोनों ये सब कुछ देखकर खौफज़दा हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जहन में एक डाउट था, जिसकी वजह से रोलैंड की माँ ने एक बार फिर से पूछा कि अगर ये तुम हो तो दोबारा से 4 बार नॉक करो। हैरत अंगेज तौर पर फर्श पे 4 बार नॉक किया गया। इसके बाद बेड के मैट्रेस से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई इन्हें अपने पंजों से खुरच रहा हो और जब उन्होंने बेड के मैट्रेस के खुरचने पे इतनी ख़ास तवज्जो ना दी तो पूरा बेड बड़ी शिद्दत से हिलने लगा
इन सारे एविडेंस से ये बात तो कंफर्म थी कि यहाँ कोई अनदेखी ताकत तो ज़रूर मौजूद है जो इनसे कुछ कहना चाहती है, मगर क्या? इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था। बात यहाँ तक आ पहुंची कि रोलैंड की बॉडी पे स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो गए और अगले 4 दिनों तक इसकी बॉडी पे स्क्रैचेस पड़ते गए। सोचने वाली बात तो ये थी कि अगर ये आत्मा रोलैंड की हाला की थी तो वो भला इसे तकलीफ क्यों देगी। 4 दिनों के बाद ये स्क्रैचेस लफ्ज़ों की शक्लों में आने लगे जिन्हें वाज़ेह तौर पे पढ़ा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शैतान रोलैंड की बॉडी के थ्रू इनसे बात करना चाहता हो। रोलैंड अक्सर रात को डर के मारे उठ जाता था और चीखता चिल्लाता था और इसकी आवाज़ भी शैतान जैसी महसूस होती थी। इनके नेबर्स का भी कहना था कि उन्हें अक्सर इनके घर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि रोलैंड के क्लास फेलो का भी कहना था कि इसके साथ क्लास में भी काफ़ी अजीबोगरीब मामलात होते हैं, जैसा कि इसकी बुक्स का हवा में उड़कर गिर जाना, पेजेस का हवा में उड़ना और इसके डेस्क का वाइब्रेट करना। इसके टीचर्स को लगता था कि शायद वो मजाक कर रहा है और यही वजह थी कि रोलैंड ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया और अपने घर तक ही महदूद रह गया। रोलैंड की ये हालत देखते हुए इसके पेरेंट्स ने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भी चेक करवाया और इन सभी का ये कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है, इसे ना तो कोई दिमागी मसला है और ना ही जिस्मानी। आखिरकार थक हार कर रोलैंड के पेरेंट्स इसे एक प्रीस्ट के पास ले गए जिसका नाम लूथर माइल्स था। लूथर माइल्स एक पैरासाइकोलॉजिस्ट था, यानी कि एक ऐसा शख्स जो दिमागी हालत के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानता हो। रोलैंड को देखने के बाद लूथर माइल्स को लगा कि रोलैंड के साथ पोल्टरगाइस्ट नाम का शैतान है जो लाइट्स को ऑन ऑफ करने के साथ साथ चीज़ों को हिलाने की भी ताकत रखता है। लूथर को लगा कि शैतान रोलैंड के घर में मौजूद है, ना कि इसके अंदर, और इसका ये भी मानना था कि पोल्टरगाइस्ट एक घर से दूसरे घर में मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो रोलैंड को अपने साथ अपने घर ले गया। लेकिन रात के वक्त जैसे ही लाइट्स को बंद किया गया, रोलैंड का बेड जोर जोर से हिलने लगा। पहले तो लूथर को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि एक 13 साल का बच्चा इतनी शिद्दत से बेड को अकेले नहीं हिला सकता। इसके बाद लूथर ने रोलैंड को एक चेयर पे सोने को कहा और फिर कुछ ही देर बाद वो चेयर भी जोर जोर से हिलने लगी और आखिरकार ज़मीन पे गिर गई। लूथर ने रोलैंड की बॉडी पे 3 स्क्रैचेस भी देखे जो खुद ब खुद पड़ गए थे। इसके बाद लूथर समझ गया कि ये मसला इनके घर में नहीं बल्कि रोलैंड के साथ है, और उसे ये बात भी कंफर्म हो गई कि रोलैंड के साथ पोल्टरगाइस्ट नहीं बल्कि कोई और ही शैतान मौजूद है, और ये भी कि वो जो भी चीज़ है लूथर माइल्स के कंट्रोल से बाहर है, जिसकी वजह से उसने रोलैंड के पेरेंट्स को एक कैथोलिक प्रीस्ट के पास जाने को कहा जो इन सब मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते थे। और फिर फाइनली रोलैंड के पेरेंट्स एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट फादर एल्बर्ट ह्यूज के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फादर एल्बर्ट ने इन्हें होली कैंडल्स और होली वाटर दिया और इसे अपने घर में छिड़कने का कहा। फादर अभी तक इस बच्चे से नहीं मिले थे। रोलैंड की माँ ने वापस आकर पूरे घर को होली वाटर से पाक किया और फादर की दी हुई कैंडल्स को भी जलाया। लेकिन जब इन कैंडल्स को रोलैंड के बेड के पास रखा गया तो इसका बेड जोर जोर से हिलने लगा। फादर को जब इस सब के बारे में बताया गया तो उन्होंने रोलैंड से मिलने का फैसला किया। फादर एल्बर्ट ने बताया कि जब वो रोलैंड से मिलने गए तो इसके कमरे का टेम्परेचर एकदम ठंडा पड़ गया और टेबल पे रखा फ़ोन खुद ब खुद अपनी जगह से हिला, और रोलैंड ने फादर को देखते ही कहा, यानी कि जहन्नुमी प्रीस्ट, मुझे क्यों तंग करते हो। फादर के मुताबिक उन्होंने रोलैंड के अंदर ईवल प्रेजेंस को महसूस किया या फिर खुद शैतान को। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि शैतान सबसे पहले आपको कमज़ोर करता है, मेंटली, फिजिकली और यहाँ तक कि इमोशनली, और रोलैंड के केस में भी शैतान ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। फादर एल्बर्ट को ये तो कंफर्म था कि ये शैतान ही है जो रोलैंड को अपने कब्जे में किए बैठा है, लेकिन अब इस बात को जानना ज़रूरी था कि आखिर क्यों।
फादर एल्बर्ट ने जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में रोलैंड को शिफ्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि रोलैंड का एग्जॉर्सिज्म करना होगा। उन्होंने रोलैंड को एक बेड से बांध दिया और एग्जॉर्सिज्म की प्रेयर्स को पढ़ना शुरू किया। प्रेयर्स पढ़ते साथ ही रोलैंड बेकाबू हो गया और अपना बंधा हुआ हाथ छुड़वाने में भी कामयाब हो गया, जिसके बाद इसने फादर एल्बर्ट को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रोलैंड की हालत मजीद बिगड़ती गई और वो अक्सर रात में चीखता चिल्लाता था। रोलैंड के पेरेंट्स इसे लेकर बहुत परेशान थे। इन्हें कुछ भी कर कर अपने बेटे की जान बचानी ही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब रोलैंड की बॉडी पे खुद ब खुद सेंट लुइस लिखा गया। इसके पेरेंट्स को लगा कि शायद ये कोई सिग्नल है, क्योंकि रोलैंड की हाला जिसने इसे ऊजा बोर्ड खेलना सिखाया था वो सेंट लुइस में ही रहा करती थी। और यही वजह थी कि वो 8 मार्च 1949 को रोलैंड को लेकर सेंट लुइस पहुंच गए। वहां जाने के कुछ ही दिनों बाद सारी चीजें थम गईं, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स को लगा कि शैतान रोलैंड को छोड़ चुका है, लेकिन वो गलत थे। एक रात रोलैंड अपनी फैमिली के साथ बैठा था कि इसके पास पड़ा स्टूल खुद ब खुद गिर गया और ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जानबूझकर इसे गिराया हो। खैर, स्टूल को जब उठाया गया तो वो दोबारा से ज़मीन पे आ गिरा और इसके बाद से चीज़ें दोबारा से बिगड़ना शुरू हुई और बिगड़ती ही गईं। इस सब को देखते हुए फादर रेमंड बिशप से रब्ता किया गया, जो सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। फादर बिशप जब रोलैंड को देखने उसके घर गए तो वो अपने साथ फादर विलियम बॉर्डन को भी ले गए, जो कि एक प्रीस्ट थे। लेकिन जब वो दोनों रोलैंड के घर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वापस आ गए। लेकिन फादर के जाने की देर थी कि रोलैंड के कमरे से उसके चीखने की आवाज़ें आने लगीं। इसके कमरे में मौजूद एक भारी भरकम बुक शेल्फ खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के आगे घसीटा गया, जिसकी वजह से इसका कमरा लॉक हो गया। अब ना तो कोई अंदर जा सकता था और ना ही रोलैंड बाहर आ सकता था। प्रीस्ट को दोबारा से बुलाया गया और इस बार उन्हें रोलैंड के अंदर शैतान महसूस हुआ। ये सब कुछ देखने के बाद फादर को लगा कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो रोलैंड को बचा सकती है, और वो है एग्जॉर्सिज्म। अब आप सब तो जानते हैं कि रूल्स के मुताबिक किसी भी किस्म के एग्जॉर्सिज्म से पहले चर्च की परमिशन लेना लाजमी होती है, और परमिशन सिर्फ उसी सूरत में मिलती है जब आप पोजेशन को साबित कर सकें। चर्च के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए फादर बॉर्डन को एग्जॉर्सिज्म की परमिशन तो मिल गई, लेकिन इन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी गईं कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान जो कुछ भी होगा उसे एक डायरी में रिकॉर्ड किया जाएगा और साथ ही साथ रोलैंड के केस को सीक्रेट रखा जाएगा। अब इससे आगे आप जो कुछ भी सुनेंगे वो उस डायरी में लिखे गए अल्फाज हैं। डे 1। हम तकरीबन रात 10:30 बजे रोलैंड के घर पहुंचते हैं। कुछ देर बाद रोलैंड अपने कमरे में सोने चला गया। फादर ने बाकी सबके साथ मिलकर एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही फादर ने एग्जॉर्सिज्म की प्रेयर्स पढ़ना शुरू की, रोलैंड जाग गया। फादर ने बोला, प्रेसिपियो, यानी कि मैं हुक्म देता हूँ। इसके साथ ही रोलैंड के पेट पे 3 स्क्रैचेस पड़ गए। फादर ने प्रेयर्स को जारी रखा, जिसके बाद से रोलैंड की टांगों पे, चेस्ट पे, बैक पे और फेस पे स्क्रैचेस पड़ते ही गए। ये स्क्रैचेस काफ़ी दर्दनाक थे और रोलैंड की बॉडी पे रेड मार्क्स डाल रहे थे। हर एक स्क्रैच पे रोलैंड दर्द भरी आवाज़ में चीखता था। रोलैंड की बॉडी पे सबसे हैरानकुन स्क्रैच इसकी चेस्ट पे हेल का लिखा जाना था, और ये बिल्कुल ऐसे लिखा गया था कि रोलैंड उसे अपनी चेस्ट पे साफ साफ पढ़ सकता था। इसकी बॉडी पे हेल तब लिखा गया जब फादर ने शैतान को खुद को जाहिर करने को कहा। दोबारा फिर से पूछने पे इसकी बॉडी पे लफ्ज़ गो लिखा गया, और जब पूछा गया कि हाउ मैनी डीमंस, तो इसकी बॉडी पे सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा, जिसका मतलब था कि रोलैंड के अंदर सिर्फ एक ही शैतान मौजूद है। इसके बाद रोलैंड की बॉडी पे एक्स लिखा गया, जो इस बात की निशानदही करता था कि या तो ये एग्जॉर्सिज्म 10 दिनों तक जारी रहेगा या फिर शैतान रोलैंड को 10 बजे छोड़ेगा। डे 2।
हम रोलैंड के घर 9 बजे पहुंचे। इस दिन रोलैंड काफ़ी गहरी नींद में था। रोलैंड के कल रात के हमले की वजह से इसके अंकल ने इसे ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फादर ने रोलैंड पे होली वाटर छिड़का, जिसकी वजह से रोलैंड ने फादर पे थूक दिया। आज इसकी बॉडी पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ा। डे 3। मैं और फादर शाम 7 बजे रोलैंड के घर आते हैं और इससे बातें करते हैं। 8:15 बजे रोलैंड सोने चला गया और फादर ने प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी। प्रेयर्स के दौरान रोलैंड का बेड हिलने लगा और वो जाग गया। जब फादर बोर्डन बेड पे होली वाटर डालते हैं तो वो हिलना बंद कर देता है। फादर प्रेयर्स को जारी रखते हैं। इस रात रोलैंड को 3 बंदों ने पकड़ रखा था। इस वक्त रोलैंड में बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। इसकी आवाज़ भी बहुत भारी और शैतानी थी। कुछ देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ खास याद नहीं था। इसके हाथों में भी काफ़ी दर्द था। जब एग्जॉर्सिज्म को दोबारा से शुरू किया गया तो इसकी हालत मज़ीद बिगड़ने लगी। इसका चेहरा भी बदलने लगा था, मानो जैसे शैतानी शक्ल का हो गया हो। रात 12 बजे चीज़ें बदलना शुरू हुई। रोलैंड ने भी प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी। फिर रोलैंड ने इशारा किया जैसे इसे उल्टी आई हो और इसने कमरे में मौजूद खिड़की खोलने को कहा और फिर इसने खुशी से कहा कि ही इज़ गोइंग और फिर इसने उल्टी कर दी और एक सुकून भरा सांस लिया। रात तकरीबन 2 बजे रोलैंड को पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और फिर वो इंतहाई खौफ से कहने लगा कि ही इज़ कमिंग बैक। नाजरीन, असल में जब कोई पोजेस्ड होता है और इसका एग्जॉर्सिज्म किया जाता है तो शैतान आपको भटकाने की पूरी कोशिश करता है और रोलैंड के केस में भी शैतान ने कुछ ऐसा ही किया था। डे 4। हम शाम 7 बजे रोलैंड के घर पहुंचे और रूटीन के मुताबिक एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट किया। प्रेयर्स के दौरान रोलैंड चीखने लगा और इसकी चीखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे वो हम पर भौंक रहा हो। एग्जॉर्सिज्म रात 2 बजे तक जारी रहा। डे 5। रोज़ रात देर तक एग्जॉर्सिज्म की वजह से रोलैंड की फैमिली नींद से टूट चुकी थी, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि उसे अपनी फैमिली से दूर एक हॉस्पिटल में रखा जाए और फिर इसे एलेक्जेंडर हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट से दूर एक अलग कमरे में रखा गया। डे 6 टू डे 14। रात 9:30 बजे रोलैंड सोने चला गया और इसके थोड़ी ही देर बाद इसका बेड हिलने लगा। आज रोलैंड को 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था। रोलैंड की लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थी। रोज़ की तरह वो दर्द भरी आवाज़ में चीखता चिल्लाता था, भौंकता था और यूरिन भी करने लगा था। इन सब चीज़ों से रोलैंड भी बहुत थक चुका था और वो नींद से भी टूट चुका था। वो फादर को कोस रहा था और उन पे थूक भी रहा था और फिर आखिरकार वो रात 1 बजे गहरी नींद में सो गया। एग्जॉर्सिज्म की पहली रात रोलैंड की बॉडी पे जो एक्स लिखा गया था उसका शायद यही मतलब था कि शैतान रोलैंड को 10 दिनों में छोड़ देगा और आज हमें एग्जॉर्सिज्म करते हुए पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं। रोलैंड को दोबारा से घर में शिफ्ट कर दिया गया और फादर बोर्डन ने पूरे घर को ब्लेस्ड कर दिया। अगले 5 दिनों तक सब कुछ बहुत ही नॉर्मल रहा। डे 15। रात 11:30 बजे रोलैंड की तबीयत दोबारा से ख़राब होने लगी। जब रोलैंड की फैमिली इसके कमरे में गई तो चीज़ें दोबारा पहले जैसी हो गईं। पहले तो इसका बेड हिलने लगा और फिर रोलैंड ने अपनी उंगलियों से कुछ लिखना शुरू किया। रात 1 बजे फादर बोर्डन को फ़ौरन से बुलाया गया और उन्होंने एग्जॉर्सिज्म की प्रेयर्स को पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद रोलैंड में मौजूद इविल स्पिरिट ने बोलना शुरू किया। I will stay 10 days, but will return after 4 days are up. I am the devil himself. I speak the language of the persons. In 10 days, I will give you a sign on his chest. He will have to have it covered to show my power. Yeah, this is what I got on the Ouija board. अब फादर बोर्डन ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो इविल स्पिरिट इनसे कहना क्या चाहती है। डे 16। रोलैंड का एग्जॉर्सिज्म करने के बाद फादर बोर्डन ने डिसाइड किया कि रोलैंड को बाप्टाइज्ड करना होगा और रोलैंड को रात 8:30 बजे बाप्टाइज करने के लिए ले जाया गया। रास्ते में रोलैंड की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उसने बोलना शुरू किया।
So you are going to baptize me and you think you will drive me out with Holy Communion? इसके बाद रोलैंड ने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और इन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। रोलैंड को बैप्टाइज करने के बाद एग्जोर्सिज्म की प्रेयर्स की गईं जो रात 11:30 बजे तक जारी रहीं। डे 17। आज रोलैंड सुबह 9:30 बजे ही जाग गया, लेकिन वो जागते साथ ही काफ़ी अग्रेसिव था। फादर ने एग्जोर्सिज्म की प्रेयर्स को जारी रखा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे गो लिखा गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहली बार लिखा गया था। रोलैंड डर की वजह से पागल होता जा रहा था। आखिरकार वो रात को 1:40 पे सो गया। डे 18 टू डे 28। आलम यह था कि सब कुछ आजमाने के बाद भी चीज़ें बिगड़ती ही जा रही थीं और एक वक्त ऐसा आया जब रोलैंड ने अपनी आंटी पर हमला कर दिया और तब इन्हें समझ आया कि अब रोलैंड को बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रखना सेफ नहीं है। 3 दिन के बैप्टिज्म के बाद ये डिसाइड किया गया कि रोलैंड को वापस मैरीलैंड भेज देना चाहिए। फादर बाउडन का कहना था कि वो मैरीलैंड में एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां वो रोलैंड का एग्जोर्सिज्म कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन केस की नौयत को देखते हुए कोई भी हॉस्पिटल रोलैंड को रखने पे राजी ही नहीं था। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद एक हॉस्पिटल रोलैंड को रखने पे राजी हो गया, लेकिन इसके डॉक्टर्स ने उसे रखने से इनकार कर दिया। अब फादर बाउडन के पास सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन था कि रोलैंड को वापस सेंट लुइस में शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे ही रोलैंड सेंट लुइस वापस आया, इसे फ़ौरन एलेक्सियन ब्रदर हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया और इसके एग्जोर्सिज्म की तैयारी की गई और हमेशा की तरह वो फादर को कोसता रहा और गालियां देता रहा। डे 29 टू डे 31। आज फादर शाम में एग्जोर्सिज्म करने आए, लेकिन रोलैंड बिल्कुल शांत रहा और 3 दिनों तक वो शांत रहा। ईस्टर से एक दिन पहले यानी कि 16 अप्रैल 1949 को सेंट माइकल के स्टैचूज रोलैंड के कमरे में रखे गए। डे 32। आज ब्रदर थियोफेन रोलैंड के कमरे में नर्स की ड्यूटी पे थे, जो एक रिलीजियस बुक पढ़ रहे थे। तकरीबन 6:45 का वक्त था जब रोलैंड अपने बिस्तर से जंप करके उनसे वो किताब छीनकर उनसे लड़ने लगा और उन पे थूका। फिर रोलैंड ने शैतानी आवाज में कहा, I will not let him go to mass. Everyone thinks it will be good for him. यानी कि मैं इसे खुदा की इबादत नहीं करने दूंगा। सबको लगता है कि ये इसके लिए बेहतर है। फादर बाउडन को हॉस्पिटल बुलाया गया और कुछ ही देर बाद रोलैंड नॉर्मल हो गया। डे 33, द फाइनल डे। आज रोलैंड सुबह 8 बजे ही उठ गया और उठते साथ ही वो काफ़ी अग्रेसिव था। इसने होली वाटर पकड़ा और हमारी तरफ छिड़क दिया। इसके बाद वो शैतान के कब्जे में आ गया और हम पे हंसने लगा और कहा, ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें एक और लफ्ज़ कहना होगा, एक छोटा सा लफ्ज़, मेरा मतलब एक बहुत बड़ा लफ्ज़। वो कभी नहीं कहेगा कि ये कहो, वो ये लफ्ज़ कभी नहीं कहेगा। मैं हमेशा इसके अंदर हूँ। हो सकता है कि मेरे पास हमेशा ज़्यादा ताकत ना हो, लेकिन मैं इसके अंदर हूँ। वो ये लफ्ज़ कभी नहीं कहेगा। इसके बाद रोलैंड वॉयलेंट हो गया और गाना गाने लगा और पेशाब करने लगा। फादर बाउडन शाम 7 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। फादर बाउडन ने खामोशी से एग्जोर्सिज्म की दुआएं पढ़ना शुरू की। रोलैंड ने फादर को कहा कि इसने जो गले में मेडल्स पहन रखे हैं वो इसे जला रहे हैं और इसने कहा कि इसे हटा दें, लेकिन इन्हें हटाया नहीं गया। फादर बाउडन ने ज़बरदस्ती रोलैंड के हाथ में क्रूसीफिक्स भी थमा दिया। एग्जोर्सिज्म की प्रेयर्स के दौरान फादर बाउडन लगातार शैतान से इसकी पहचान पूछते रहे। फिर रात 10:45 पे दिन का सबसे इंटेंस वक्त आया। रोलैंड शैतान के कब्जे में था, लेकिन वो शांत था और प्रेयर के दौरान फादर बाउडन को एहसास हुआ कि वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे और वो लफ्ज़ था डोमिनस। असल में डोमिनस लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लॉर्ड यानी कि खुदा, और यही वो वर्ड था जो फादर एग्जोर्सिज्म के दौरान बोल ही नहीं रहे थे और यही वो लफ्ज़ था जो शैतान रोलैंड को बोलने ही नहीं दे रहा था। 7 से 8 मिनट के वॉयलेंस के बाद रोलैंड शांत हो गया और इसने कहा कि वो चला गया है।
रोलैंड फौरन से नॉर्मल हो गया और कहा कि वो ठीक है। नाज़रीन, रोलैंड के इस केस को सीक्रेट रखा गया था और हॉस्पिटल के जिस कमरे में वो मौजूद था उसे हमेशा के लिए लॉक कर दिया। लेकिन फिर 1978 में जब हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो इस कमरे को खोला गया, जहां इन्हें एक डायरी मिली जिसमें रोलैंड के एग्जॉर्सिज्म की डिटेल्स मौजूद थीं। इस डायरी की छुपके से कॉपीज करवा ली गई और यहीं से रोलैंड की स्टोरी लोगों के हाथ लगी। नाजरीन, लेक्सियन ब्रदर हॉस्पिटल की नर्सिस का कहना है कि जिस कमरे में रोलैंड को रखा गया था वहां से आज भी आवाज़ें सुनाई देती हैं और यहाँ तक कि कमरे की दीवारों पे खुद ब खुद काले रंग के निशान भी बन जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो शैतान कभी वापस गया ही नहीं। उनका मानना है कि वो शैतान रोलैंड से निकलकर प्रीस्ट में चला गया था और एग्जॉर्सिस्ट मूवी में भी हमें यही दिखाया गया है, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें भी नहीं पता। आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।